आपके भाई के दोस्त ने आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, है ना? जी, मेरे ख़्याल से 6 साल की रही होंगी मैं, साढ़े 5-6 साल। उसके बाद एक और हादसा हुआ आपके साथ, जब अंकल ने ज़बरदस्ती करने जी, की कोशिश की। जी। उस वक़्त आप कितनी उम्र की थी? 7 साढ़े 7 साल की ये दोनों हादसों की वजह से क्या आप मर्दों से डरने लगी थी? मेरी माताजी का डिमाइस मैंने 1 दिन पहले देख लिया था और वो बिल्कुल हेल्दी थी, तो आपने इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखा जिसकी वजह से आपकी माताजी को नौकरी मिली। नौकरी मिली। मैं बताऊँ आपको कि ये जब आप ओमपुरी साहब से इनिशियली मिली थी, आप उनसे अट्रैक्टेड नहीं थी। नहीं, विधु विनोद चोपड़ा साहब भी, हाँ, आपके दीवाने थे, आपसे माने बहुत बहुत प्रेम करते थे। अम, विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ थी, क्या आप घुटन यानी स्टाइफल्ड फील कर रही थी रिलेशनशिप में? उसको उसमें शादी से पहले उन्होंने कन्फेस किया था कि उनका एक रिलेशनशिप था विद अ मेड। उन्होंने आपको बताया था उसके बारे में? शादी के एकदम पहले बताया था। बट सिटी ऑफ जॉय गिव यू सैडनेस। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को हिला के रख दिया था सिटी ऑफ जॉय ने। तो बोले मेरी लाइफ में कोई आ गया इसी में। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले डिवोर्स। मैंने कहा क्या? डिस्पाइट डिवो उनका अफेयर होने के बावजूद इसके बावजूद मैं चाहती थी कि चीज़ें ठीक हों क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा रहे। बच्चा आप मेरे पे जी, अडल्ट्री का। जी, बच्चा मेरा नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा रहे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नारी शक्ति, ऑथर, यूं गुजरी है अब तलक सीमा कपूर की ऑटोबायोग्राफी। कैसी है सीमा जी आप? मैं ठीक हूँ। आ, आपकी पूरी जिंदगी है इस किताब में। जी, आपकी मौसी का बहुत प्रभाव था आपकी जिंदगी में, जी। है ना? एंड आपने उसके बारे में बखूबी लिखा हुआ है, स्पेशली कि मौसी के देहांत के बाद आप पर बहुत सारी चीज़ें बीती, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। बताएंगी उसके बारे में? जी, ज़रूर। मैंने इनफैक्ट किताब वहीं से शुरू की है। जब मैं तकरीबन 1.5 साल की थी या 2 साल की रही होंगी, तो मैं अपने पिताजी की, बाबूजी की, श्री मदन लाल कपूर जिनकी पारसी थिएटर कंपनी थी, उसमें मेरे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर, मैं उनसे बाबूजी के पास जाया करती थी, तो वो ले गए थे मुझे। तो वहाँ से फिर समाचार, उन दिनों ना तो फ़ोन हुआ करते थे, घरों में भी फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल तो जाने दीजिए। ये 61 की बात होगी शायद, है ना? तो मेरी मौसी जो सबसे बड़ी मौसी हैं वो बीमार थीं। तो रंजीत भाई मुझे लेके हरसूद एक जगह है, वहाँ गाँव था, वहाँ नाटक कंपनी हमारी लगी हुई थी, वहाँ से लेके आ रहे थे। तो जो मुझे जो चीज़ें याद हैं, वो खुशबू, वो नदी, वो फूल, कनेर के फूल, और वो उनका मुझ पे इतना असर था। बचपन से मुझे थोड़ा नेचर बहुत प्रभावित करता था और मैं आ रही थी, उसके बाद हमारा घर था, वो सीढ़ियाँ चढ़ के हम जैसे ही बड़े दालान में पहुँचे, वहाँ मेरी मौसी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, तब मुझे प्यार का उतना मतलब भी नहीं मालूम था। वो लेटी हुई थी और उनके चारों तरफ औरतें थीं और बहुत सन्नाटा था, मतलब खामोशी थी। वो ईरी खामोशी होती है ना, जो आपको अजीब लगती है। तो उस वक़्त तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे कि वो क्या था, लेकिन मैं वो महसूस कर सकती हूँ आज भी कि मुझे कुछ अजीब लग रहा था। फिर मेरी माँ ने कहा, दीदी, बड़ी दीदी, गुड्डो आ गई। वो मेरे लिए रुकी हुई थी।
तो उन्होंने ऐसे कोहनी के बल उठ के मुझे, मैं खिड़की में खड़ी हुई थी, मुझे देखा। मैं और रंजीत भैया उंगली पकड़े हुए थे। रंजीत भाई वो भी 11-12 साल के रहे होंगे। तो अनु भाई छोटे ही थे, मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, 2.5 साल। वो वहाँ बैठे हुए थे। तो इन्होंने मौसी ने ऐसे उठ के कहा, तू आ गई गुड्डो? और उसके बाद वो बोली, अरे जान गई, अरे जान गई, और वो शांत हो गई। उनका जाना और उनका जो वैक्यूम, वहाँ से मेरा ज़िंदगी से परिचय हुआ कि ज़िंदगी में मेरे ये दोनों, मैंने यही लिखा है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चली हैं, प्यार और मृत्यु, प्यार और मृत्यु। आपकी आइडियोलॉजीज़ क्या रहे हैं इन योर एंटायर लाइफ, जिसने आपको, जो ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस आपने देखी हैं? मेरी ज़िंदगी में अच्छा ये सवाल आपने पूछा है। मेरी ज़िंदगी की स्टेजेस रही हैं और ईश्वर ने मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी तब मुझे दिया। नाटक कंपनी जब हमारी बाबूजी की ख़त्म होने लगी, सिनेमा जब ज़्यादा आ गया, तो उस समय जब मैं 8th-9th में थी, उस समय जब पैसे नहीं होते थे या खाने को नहीं होता था, काम नहीं था मदर फादर के पास, कर्ज़े बहुत हो गए थे, तो उस समय जब हम फटे कपड़े पहन के स्कूल जाते थे और स्कूल में की जो लड़कियां मेरे साथ पढ़ने जो पढ़ती थी, वो स्कूल में तो मुझसे बात करती थी लेकिन घर नहीं आती थी, क्योंकि तुम लोग नाचने गाने वाले लोग हो। नाटक कंपनी को उस समय बहुत ख़राब समझा जाता था। ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ना अपमानित महसूस होता था, ये गलत है, हम गलत हैं क्या? तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी, उनमें एक थे सुभाष जी, कोई बैंक मैनेजर थे, उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। वो मेरी ज़िंदगी की पहली आस्त्रोवस्की की, निकोलस आस्त्रोवस्की की वो किताब थी हिंदी में, अग्नि दीक्षा, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड। वो मैंने पढ़ी और मुझे इतनी ताकत आई और मैं जुड़ी मार्क्सिज्म से। तो आपकी गरीबी को, आपके अभाव को, आपके सर्वहारा होने को मार्क्सिज्म ने एक मर्यादा दे दी, एक ग्लोरी दे दी ना। आपको उससे शर्म नहीं आ रही, आपको ये लग रहा है कि आप दुनिया के बहुत सारे सर्वहारा वर्ग से जुड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो एक ताकत आ गई। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैंने मार्क्स CPM ज्वाइन भी कर ली थी कॉलेज में और इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी के चैलेंजेस आते गए, तो आपको भगवान ने, मैं तो इतना बिलीव करती हूँ ईश्वर में, जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस समय जो ज़रूरत थी, वो मुझे दिया। उसकी वजह से मुझ में जो भी लड़ने की ताकत है ना, इंसानों से लड़ने की ताकत नहीं, मैं नहीं लड़ सकती मैं नहीं लड़ सकती। लेकिन कुदरती ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उनको डील करने की हिम्मत आई और उनसे डील कर सकी ग्रेसफुली। मैं ऐसा मानती हूँ। किताब में भी आपने लिखा है कि आपकी हर याद जो है वो एक गाने से जुड़ी हुई जी। है ना? पहले से ही फिल्मों का शौक था? फिल्म तो देखने की घर में इजाज़त नहीं होती थी। नाटक भी मम्मी नहीं जाने देती थी मेरी मदर देखने, क्योंकि उनकी दृष्टि में भी नाटक और वो ठीक नहीं थे। मेरी मदर को पसंद नहीं था नाटक, उनको स्थायित्व पसंद था। इसलिए हम बच्चों को वो चाहती थी IPS IAS करें जब हम बड़े हुए। लेकिन वो खून जो है ना, वो सबको इसी राह पे ले आया, आर्ट। आपके भाई को एक डाकू ने उठा लिया था। हाँ जी हाँ, वो किस्सा सुनाइए ना। क्या 65 की बात है, 1965 अगस्त था, मैं 6 साल की थी अच्छी तरह याद है मुझे। तो हम लोग पिकनिक पे गए थे। माधो सिंह डाकू उन दिनों बीहड़ में 2 डाकू कुख्यात थे, एक माधो सिंह
और एक मोहर सिंह की तो अभी 2 साल पहले डेथ हुई है। तो हम लोग पिकनिक पे गए थे और वहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ और कॉलेज के लड़के भी आए हुए थे। लड़कियाँ आई थी तो लड़कों ने कहा कि लड़कियाँ आ रही हैं कॉलेज की पिकनिक पे, तो वो लोग भी आए हुए थे। कोई 400-500 लोग थे और शहर के बाहर एक भदैया कुंड जगह है जहाँ पे नहर है, बहुत बड़ी झील है और मंदिर है बहुत खूबसूरत। तो मेरी मदर, तब छोटा ब्रदर होने वाला था, वो प्रेग्नेंट थी। तो हम लोग जब नीचे जाने लगे तो ऊपर पुलिस वाले मिले। तो वो रंजीत भाई 18 साल के थे, गोरे थे तो सेठ के लड़के लगते थे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, गोरे हो हाँ। तो सेठ जी। तो उनको धक्का दे, चलो नीचे चलो, नीचे चलो। तो नीचे जाके सीढ़ियाँ थीं, उसके बाद वो झील आती थी, मंदिर था, ये सब। तो रंजीत भैया 18 साल के थे, उन्होंने कहा कि मेरी माँ और जब तक नहीं जाएंगे मैं क्यों जाऊँगा, मेरी मदर। तो वो पुलिस वाले, मम्मी ने समझा कि ये पुलिस वाले हैं बदतमीज़, बोले मैं तुम्हारे ऑफिसर से शिकायत करूँगी कि तुम सरकार ने तुमको बंदूक इसलिए दी है कि तुम आम जनता के साथ बदतमीज़ी करो। वो धड़धड़ाती हुई नीचे गई, एसपी साहब खड़े हुए थे। उनके सामने एकदम पहुंच गई। और मम्मी ने कहा कि ये आपने क्या सिखाया है इनको, इस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने जब बात की तो बोले हम औरतों से बात नहीं करते, ये कोई ढंग होता है सिपाही के बात करने। तो वो एसपी साहब बोले तुम कौन हो? मेरी मदर बोली मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ और आप तुम करके बात कर रहे हो। तो बोले कौन हो तुम? बोले मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर क्या होता है? अब माँ ने कहा है आईपीएस ऑफिसर, वो तो स्टार तो सारे होते। मम्मी ने कहा आपको नहीं मालूम? बोले मैं माधो सिंह डाकू हूँ, बच्चों को ले जा रहा हूँ और पैसे दे देना, भेज दिया जाएगा। तब पता चला कि वो माधो सिंह डाकू। तो खैर उनको ले गए थे डाकू, 50 दिन वो डाकुओं में रहे थे, जंगलों में। इनफैक्ट आपने एक लाइन कही है कि प्रेम हॉर्मोन्स का खेल है। थोड़ा विस्तार में समझाइए ना। हमारे कुछ जो बच्चे यहाँ बैठे हुए कैमरा के पीछे, उनका भी यही सोच विचार है। हार्मोन्स का ही तो खेल है। आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है प्रेम हो गया है ना, उससे ज़बरदस्ती मतलब भाग के और पागल हुए पड़े हैं और उससे शादी कर लेते हैं। उसके बाद आप ऐसे डिसइल्यूशन्ड होते हैं कि आपके हार्मोन्स फिर उदास होकर बैठ जाते हैं कि भई मैंने ये क्या कर लिया। तो हार्मोन्स ही हैं जो जब आप यंग होते हैं तो आपको कोई भी अच्छा लगता है, वो हार्मोन्स का ही तो खेल है। ये लोग बोले देखा हम लोग सही बोलते हैं ये। आपके भाई के दोस्त ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, है ना? जी। जन्माष्टमी की रात थी ना? जन्माष्टमी पे तो वो पड़ोसी थे, तो हम लोग, मैं गई थी उनके यहाँ जन्माष्टमी पे। और जब उनका घर ऊपर था, जैसे आपका 11th पे है, तो वो छोड़ने आने के लिए तो पूरा रास्ता, वो पूरी जो सीढ़ियाँ थी, वो पहले होती थी ना, बंद वाली सीढ़ियाँ होती थी, फिर उसके बाद जो रास्ता था हमारे घर तक नीचे, वो पूरा अंधेरा रहता था। तो वहाँ पर वो मुझे छोड़, उनके मदर फादर ने कहा कि 5 साल की इसको छोड़ के आ जाओ घर। तो उसने बदतमीज़ी, अब तो शब्द हैं हमारे पास, उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि ये जो भी हो रहा है बहुत रिपल्सिव है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा से मतलब उससे मैं भागना चाह रही हूँ। मुझे ये आदमी, मैंने लिखा है उसमें कि भूत से डर के मैं उसके साथ आ रही थी, कि भूत, बच्चों को डर होता है ना रास्ते में भूत आ जाएगा अंधेरे में। और वाकई मुझे उस दिन भूत से डर नहीं लग रहा था, एक इंसान जो कि पहचान का था उससे डर लगा। और मैं कैसे भी धक्का वक्का दे के भाग के मैं गई। तो मुझे वो बड़ा, उसके बाद मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी। आप कितने साल की थी उस वक्त? मेरे ख्याल से 6 साल की रही होंगी मैं, 5.5-6 साल की। किसी को बताया आपने इसके बारे में उस वक्त? नहीं, किसी को नहीं बताया? मुझे ऐसा लगता था कि ये, मेरे पास शब्द नहीं थे ना, शब्द आप क्या बताएंगे? अभी भी मैं शब्द नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। देखिए ना आप, 65 साल में भी मेरे पास
वो शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपसे कि क्या वो कर रहे थे और क्या हो रहा था, ठीक है ना। तो फिर एक बच्चा क्या बोलेगा? बड़े हैं, बड़ों की शिकायत माथा पड़ी ना मार दें। हमें तो नहीं मालूम था कि ये ख़राब लग रहा था, लेकिन हमें ये नहीं बताया था माँ बाप ने, जो आज के माँ बाप बताते हैं कि बेटा गुड टच और बैड टच और ये सब चीज़ें हमें तो नहीं बताई गई थी कि कोई आपको इस जगह छुए या आप ऐसे करे तो वो गलत होता है या ये होता है। तो किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये, लेकिन मुझे ये लगता था कि गलत है, कुछ अच्छा नहीं है, तकलीफ़ है मुझे। और इस वजह से एक पर्सनालिटी शिफ्ट हुई आपकी, जी, आप इंट्रोवर्ट बन गई थी। जी, उसके बाद एक और हादसा हुआ आपके साथ, जब अंकल ने ज़बरदस्ती करने जी, की कोशिश की। जी। उस वक्त आप कितनी उम्र की थी? 7 साढ़े 7 साल की वही वही दौर था, 1 डेढ़ साल का, क्योंकि वहाँ से हम लोग 65 में ही हम लोग शिफ्ट हो गए थे, 65 और 66 में। तो हम लोग जबलपुर आ गए थे और वहाँ पर तो वो लगातार वो होता रहा ना, तो इस वजह से ट्रॉमेटिक हो गया बहुत ज़्यादा, और आप किसी को बता भी नहीं सकते। तो दूसरी बार भी आपने किसी को कुछ नहीं बोला? क्या फैमिली में किसी को समझ आया कि कुछ हो रहा है आपके अंदर इंटरनली, क्योंकि आप ऑब्वियसली कम बोलने लगी? नहीं, मैं ना शुरू में भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव तो नहीं अच्छा। थी, बिल्कुल नहीं थी, बहुत खामोश रहती थी। और तो वो पता नहीं पड़ा। दूसरा क्या है, बाबूजी अपने कर्ज़ों से और उनसे जूझ रहे थे, माँ नौकरी की तलाश में, रोटी मुहैया करने के लिए, नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ वग़ैरह देती रहती थीं, कहाँ से हो। तो वो दोनों जो बड़े थे, वो अपने बच्चों को कैसे वो करें, कैसे सर्वाइवल के लिए वो लोग वो थे, तो वो देख नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। और रही बात रंजीत भाई और अन्नू भाई की, तो अन्नू भाई तो मुझसे 2 साल ही बड़े थे, तो वो शुरू से बड़े हैं, तो वो कभी दोस्त नहीं बन पाए। एक बड़े छोटे का जो है वो रहा। निखिल छोटा वाला तो बहुत ही छोटा था, तो साल 2 साल का रहा होगा, उससे क्या शेयर करना। तो मैं, मेरी चिड़ियाएँ, मेरे पेड़। ये दोनों हादसों की वजह से क्या आप मर्दों से डरने लगी थी? मर्दों से तो नहीं डरने लगी थी, लेकिन अ, मुझे बाकी तो मर्द वैसे नहीं लगते थे, क्योंकि मैं डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाती थी कि ये मर्द है, ये औरत है। उन लोगों ने जब वो अपनी कपड़े उतारे होंगे मेरे सामने, तो वो जो मुझे दिखा वो विभत्स था ना। बाकी तो मुझे, मेरे परिवार का तो कोई मुझे न्यूड कभी दिखा ही नहीं ना, तो मैं उनको ये नहीं समझ पाती थी कि ये भी उनमें से हैं। दूसरी बार जब हादसा ये हुआ आपके साथ, आपने अपनी माताजी को बोला था शायद, और उन्होंने आपको बहुत थप्पड़ मारा बाद था। में, बहुत बाद में। बहुत बाद में बोला था। वो बहुत बाद में, जब मैं शायद 9th में आ गई थी। बोला भी नहीं था। वो आए थे, वो दोबारा हम लोग जबलपुर से वापस आ गए, और नहीं, वहाँ पर मैंने मैंने हाँ, मैंने उनको, माँ को बोला था कि वो अंकल मुझसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैंने सेंटेंस बनाने की कोशिश की, और माँ ने ना मुझे थप्पड़ मार दिया। उनको लगा कि ये कहाँ से बातें सीख के आई, क्या जो भी लगा होगा मुझे नहीं मालूम। उसके कुछ सालों बाद जब मैं 9th में 8th 9th में थी शायद, तो
तो वो हम लोग वहाँ से आ गए। उसके बाद हम लोग टीकमगढ़ चले गए थे और टीकमगढ़ के बाद हम लोग भवानी मंडी आ गए थे। जब भवानी मंडी आए तो एक बार वो अंकल आए, तो जब वो घर पे आए तो हम लोग मैं जैसे ही घर पे आई तो माँ ने खाना वाना किया हुआ था। उसके बाद वो अंकल माँ अंदर कुछ वो अचार वचार कुछ लेने अंदर गई, तो इन्होंने ऐसे मुझे पकड़ लिया और किस किया और बोले ये जब आप क्लास 9th में थी? जी 8th 9th में। तो माने इन्होंने वापस एक मूव किया आपके हाँ, ऊपर। और कुछ फिल्दी सी बात कही कि अब तो बड़ी हो गई और ये पता नहीं कुछ गंदी सी बात। तो मैंने ना जो हाथ में चावल दाल थे ना मेरे, मैं खा नहीं रही थी, मैं ऐसे सा नहीं रही थी, उनके मुंह पे फेंक दिया था। तो मम्मी आई, मम्मी ने बड़ों के साथ ऐसे करते, थप्पड़ मारा था। फिर मम्मी ने आपसे पूछा नहीं कि क्यों आपने ये किया? कुछ हाँ, नहीं पूछा? उनको लगा कि बदतमीजी कर रही है। और फिर उसके बाद मैं उस दिन मैंने जैसे रिवोल्ट करता है ना बच्चा, पहले मम्मी मारती थी, माँ मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी, माँ मेरी बहुत समझदार थी, पता नहीं यहाँ कैसे उनकी समझ से वो हो गया, या तो वो जिस ज़माने की थी वो इमेजिन नहीं कर सकती थी कि कोई इस तरह की नीचता कर सकता है, तो शायद इसलिए। तो मैं रोती हुई चली गई थी, मैं जाके बहुत सुनसान मंदिर था, वहाँ जाके बैठ गई थी जहाँ पे कोई जाता नहीं था। गांजे वाले और वो ना शराबी कबाबी पड़े रहते होंगे वो मंदिर में, शहर के बाहर नदी के किनारे था। और माँ मेरी ढूंढती हुई मुझे आई और रात हो गई थी, मैं बैठी हुई थी, रो रही थी। माँ आके मेरे पास बैठी। शायद उस दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है, ये हमारे बच्चे तो बदतमीज़ हैं नहीं, बड़ों के साथ तो बहुत तहज़ीब से पेश आते हैं, कुछ तो है। और उस दिन उन्होंने समझा। उसके बाद तो वो आदमी कहीं दूर दूर तक हमारे घर में नहीं दिखा। उसके बाद कभी ऐसा हादसा हुआ? नहीं, कभी? शुक्र है, थैंकफुल। शुक्र है। फिर सारे ही आप जो सपने रात को देखती हैं वाकई में सच आते हैं? हाँ, होते हो? कभी कुछ भयानक सपना देखा और वो सच हुआ? बहुत सारे सपने, 2-3 सपने सच हुए। जैसे मेरी माताजी का डिमाइस मैंने एक दिन पहले देख लिया था और वो बिल्कुल हेल्दी थी, सब था, और मैंने उनको वो सपना सुनाया और मैंने कहा माँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई जाने वाला है। तो हमारे घर में लच्छू मामा थे जो सबसे पुराने नौकर बचे थे कंपनी के, जो तब वो जब 10 साल के थे तब हमारी कंपनी में आए थे और अभी वो 85-87 के होके गए, तब से हमारे यहाँ ही थे। तो मैंने उनको बोला माँ को, मैंने कहा माँ मुझे लग रहा है मामा जाएंगे, क्योंकि मामा की हालत ज़्यादा, जबकि मम्मी से बहुत छोटे थे। तो माँ बोली नहीं नहीं, रोना देखना तो अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे इसमें आभास हो रहा है कि कोई तो जा रहा है और मामा ही जा रहे हैं, क्योंकि वो ही थोड़े बीमार रहते। मैंने उनको 11 बजे सपना सुनाया, 5 बजे शाम को मम्मी चली गई। जो मेरे करीबी हैं उनके बारे में तो मुझे आ जाते हैं कुछ, लेकिन बदकिस्मती कहीं कहूँ या क्या कहूँ, पुरी साहब का जाना और मेरे एक मुँह बोले भाई जो मेरी ज़िंदगी में पिलर की तरह थे, फ़रद भाई, उनका जाना मुझे बिल्कुल कोई सपना नहीं आया, कोई आभास नहीं हुआ। 2 लोगों का, वरना बाबूजी के जाने पे आभास हुआ, दूसरे दिन मैंने बोला भी माँ को, बहुत सारी चीज़ें सी। अन्नू जी के बारे में जो मैं जानता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बड़े गुस्सैल किस्म के इंसान हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। गुस्सैल मैं नहीं कहूँगी, गुस्सैल नहीं, लेकिन वो फ्रिवलस चीज़ें और फालतू चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं कर लेती हूँ। कर लेती हूँ। अन्नू जी, कहा जाता है कि
ऑब्वियसली सब जानते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, एक्टर है, वो सब जानते हैं। कभी क्योंकि वो डंके की चोट चीज़ें बोलते हैं, जी। वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, मुंह फट बोल देते हैं, क्या उसकी वजह से उनका प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हुआ है कभी, और आपने देखा हुआ है और उनको बोला हुआ है इसके देखिए बारे में? क्या होता है कि सच जो है ना, सच को शास्त्रों में भी बोला है, तपस्या है सच। तप मतलब अग्नि। आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ और मैंने आपको बोल दिया आप अच्छे नहीं हैं, तो आपसे रिश्ता टूट गया। कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो वो आपके प्रोफेशन पे तो उसका असर होगा, है ना? तो वो अगर डंके की चोट पे बोलते हैं तो वो उनका कन्विक्शन है और बोलते हैं, और उस वजह से चीज़ें ख़राब तो होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, लेकिन वो उनका ज़िंदगी है, वो उस सिद्धांत को मानते हैं और उस पे चलते हैं। एक ये सबसे बड़ी बात है। आपने इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखा जिसकी वजह से अरे आपकी आपको तो माता जी पूरा को इतिहास, आप तो पूरी किताब ही मेरी मतलब, और ऑडियंस को, दर्शकों को तो पढ़ने दीजिए, कुछ तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, वो तो अभी बोल रही है, वो किताब इनफैक्ट इसके बाद वो जाएंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे किताब के अच्छा। साथ। तो आपने इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखा जिसकी वजह से आपकी माता जी को नौकरी मिली। नौकरी मिली। मैं बताऊं आपको कि ये 10th की बात है। हमारे घर में लाइट भी कट गई थी। लाइट के बिल भरने का हमारे पास पैसा नहीं था। मेरे मदर फादर जो इतने बड़े परिवार से थे कि मेरी मदर की तो साड़ियों में भी सोने के तार लगे थे, जो जरी का काम उस समय सच्चे सच्चे सोने का होता था। तो वो साड़ियाँ बेच बेच के, जला जला के ना तवे पे, वो सोना निकाल के बेचा है। ऐसे रोटियां हमारे घर में पकी है। ऐसे लोग जिनके यहाँ इतना अकूत धन था, पैसा था, सब था, और वो ऐसी गुर्बत में आ गए थे, लेकिन इन्होंने कभी माँ ने और बाबूजी ने कभी अपने ग्लोरियस पास्ट का जिक्र नहीं किया कि बेटा हमारे पास तो ये थी, गाड़ियाँ थी, ये थी और इतना था, नहीं। तो मैंने एक दिन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने मम्मी का एक रजिस्टर था, उसमें से 2 पेज फाड़े, लाल पेन पड़ा हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैंने लिखा 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा था इंदिरा गांधी का, और मैंने कहा कि आप घर घर रोशनी पहुंचाइए 20 सूत्री कार्यक्रम के। हमारे घर में अंधेरा। इतने पढ़े लिखे ऐसे ऐसे परिवार से, हम पारसी थिएटर को जिसने इतना आगे बढ़ाया, हम लोगों क्या कुछ वो नहीं। ऐसे करके मैंने वो एक लिफाफा रखा हुआ था, टिकट के भी पैसे नहीं थे, तो वो लिफाफा ऐसे ही रखा हुआ था, लगा लोगों के अपना गोंद भगवान के उसके पीछे रख दिया, तस्वीर के पीछे। 2 दिन बाद जाके उसे पोस्ट बॉक्स में डाल आई, और जो बुखार चढ़ा है 3 दिन तक कि अब पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी हम सबको, मतलब बुरा हाल। उसके बाद 3-4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं रंजीत भाई के पास दिल्ली आ गई, वहाँ से हमारे एक ईश्वर अंकल है, वो जा रहे थे दिल्ली। मैं कहा मैं भी चलूँगी, मैं पढ़ाई का आगे का कुछ कर दूँ। 2-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद मैं लखनऊ से फिर दिल्ली आई। तो दिल्ली में अन्नू भैया ने कहा कि माँ का पत्र आया है, और क्या तूने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी? मैंने कहा मर गए, अब पकड़े गए, अब पुलिस आएगी, अब हालत ख़राब होगी। फिर मेरे ज्वर चढ़ गया और फिर उसके बाद पता चला, बोले नहीं, उसकी वजह से, सोचिए दिल्ली से जयपुर पेनिस्ट्री, जयपुर से भवानी मंडी, और झालावाड़ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और माँ के लिए एक स्पेशल नौकरी निकाली गई। वो थी नहीं पोस्ट वहाँ, उर्दू टीचर की। वो ज़माने थे नेताओं के। कैप्टन सारस्वत ने आपके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट किया। मेरे नहीं, उन्होंने दिया था मैरिज। अच्छा जी। तो कैप्टन सारस्वत ने आपको मैरिज प्रपोजल दिया?
मम्मी और बाबूजी को उन्होंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ। उनके जो वो कैप्टन थे, उनके जो मेजर नेहरा और कावस जी, ये लोग आए थे घर पे, और हमारे घर के पास ही उनका कैंप लगा हुआ था। तो हेलीकॉप्टर देखने हम जाते थे, तो उनको भी देखा, दिल धड़ 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 हुआ। आपको धड़ा हुआ? हाँ और भाई, उनको जी भी? ऐसी उनको भी, उनको हुआ। तो मैंने कहा भाई सिक्स सेंस मेरी सही काम कर रही है। तो फिर उन्होंने उनको मेजर कावस जी और इनको भिजवाया, और हम लोगों ने पहले तो उन्होंने कहा हम आपके यहाँ चाय पीने आ रहे हैं। आए वो चाय पीने सब लोग, 5-7 कैप्टन थे, 2 मेजर थे। घर आए, जंगल में था हमारा घर, भवानी झालावाड़ में ना एक कोठी थी, उसमें किराए पे रहते थे हम, और फरहत भाई की कोठी थी, और उसके पीछे खेत थे। तो उसमें उनका वो ड्रिल होती है ना उन लोगों जी, की। जी। तो ये भाई वो एज ही ऐसी होती है, 17-18 साल, जब आप किसी को हेलीकॉप्टर उड़ाते देखते वो भी हैं, कैप्टन। और वो चला रहे हैं, और फिर आके यूं करते थे। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, आराधना का याद आ गया, है ना, आहा। बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो जब उन्होंने भेज दिया, तो हमने भी सपने देख लिए। उसके बाद उनको वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि बहुत छोटी भी है, और वो आर्मी कैप्टन है, उसने किसी, लेकिन हमारा तो दिल टूटा ना। तो आपने एक गोट को बेचा अपने सोफा कवर को चेंज करने के लिए, और मैंने सुना आपको बहुत बुरा लगा। वो आज तक बुरा लगता है मुझे लगता है कि टाइम मशीन हो, मैं पीछे चली जाऊं, और वो गिल्ट से मैं नहीं उभर पाती हूँ, उससे उभर नहीं पाती हूँ कि, क्योंकि मुझे है ना वो कस्तूरी का जो, जब हम बेच के आ रहे थे, मैंने मुड़ के देखा ना, वो आज भी उसकी आंखें जो है ना, वो मुझे हॉन्ट करती हैं आज भी, कि कैसे अपने किसी, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने किसी भाई या बहन को कसाई के हाथ में सौंप दिया है। तो वो बहुत बड़ी गलती हुई, और अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, हो गया है। अब ईश्वर और वो कस्तूरी माफ़ करे तो बहुत अच्छा हो जाए। जब आप ओमपुरी साहब से इनिशियली मिली थी, आप उनसे अट्रैक्टेड नहीं थी? नहीं, मैंने कहा ना, तब तो राजेश खन्ना हमारे हीरो थे। 79 में मिली थी मैं उनसे, तो 79 में तो हम कितने मैं पैदा साल हुआ का था तब। बताइए। 79 में आप पैदा हुए, और 79 में हम पुरी साहब से मिले। तो पुरी साहब वो उस फ्रेम में तो आते नहीं थे, राजेश खन्ना वाला। हाँ। तो इसलिए लेकिन मैं यहाँ आई थी बॉम्बे, रंजीत भाई का प्ले था, जो पुरी साहब उसमें मेन रोल कर रहे थे, और हम लोग पुरी साहब के पास पैसे नहीं थे, वो प्रोड्यूस करना चाहते थे, तो उन्होंने मॉलियर का एक प्ले था बिच्छू, वो किया था, उसमें पुरी साहब थे। अब पुरी साहब के पास पैसे तो थे नहीं, रंजीत भाई ने कहा मैं नहीं लूँगा पैसे वैसे, लेकिन कहाँ रुके, तो रुकने के लिए ना एक इनका बासु भट्टाचार्य का एक सेट लगा हुआ था एक गोदाम में, माहिम में गोदाम उन्होंने ले रखा था, उसमें हम लोगों को ठहरा दिया उन्होंने। हाँ। आप सोचिए, इतना बड़ा डायरेक्टर, उस समय नाम था रंजीत भाई का, वो वहाँ ठहर के और पुरी साहब का प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। और पुरी साहब उसमें, पहले तो पुरी साहब ने कहा कि ये कॉमेडी है, तो नसीर भाई उसमें कर रहे थे रहमत का रोल, जो प्रोटैगनिस्ट था। बाद में रंजीत भाई ने कहा कि पुरी साहब आप कीजिए ये रहमत का, तो पुरी साहब ने किया।
और इसी की वजह से लोगों को मालूम पड़ा कि पुरी साहब पहले गंभीर रोल करते थे, थिएटर में भी पुरी साहब ने बहुत सीरियस रोल किए हैं, एनिमी ऑफ द पीपल और इसमें सब में बहुत गंभीर रोल किए थे। इसकी वजह से लोगों को लगा कि पुरी साहब लाइट बहुत अच्छा करते, तो बाद में उनको फ़ायदा हुआ। फिर जाने भी दो यारो और ये सारी रंजीत भाई ने लिखी थी, जाने भी दो यारो, उसमें रंजीत भाई ने कहा कि नहीं ये पुरी साहब करेंगे, तो वहाँ से फिर उनका सिलसिला ये लाइट उसकी तरफ से भी शुरू हुआ। वो अपने आप को वहाँ पे, मैं उनसे पहली बार मिली थी 79 में, और तब तो ऐसा कुछ था नहीं, उनकी तरफ से था, वो बाद में बता रहे थे कि उनको अच्छी लगी थी। तो बाकी लेकिन उनकी कुछ अदाएं थी वो अच्छी लगती थी मुझे, अच्छी से मतलब मैं उसकी इज्जत करती थी। जैसे ध्यान रखना, मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर थी, तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, घबराहट होती थी कि कोई अंग्रेज़ी बोल देगा, तो मैं तो पतली गली से निकल जाती थी। कोई आता नज़र आता था ना मुझसे बात करने, बॉम्बे में तो अंग्रेज़ी चलती थी उन दिनों, तो पृथ्वी पे तो सब अंग्रेज़ी बोलने वाले, हम ऐसे बिल्कुल मेले में खोई बच्चा हो जाते थे, कोई कौन क्या पूछ लेगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई महिला आई, वो धुआंधार अंग्रेज़ी बोलने लगी, बगले झांकने लगी, तो धीरे से आए, उनका जवाब देने, इनकी भी टूटी फूटी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था। उन्होंने, पुरी साहब ने मुझे बचाया अंग्रेज़ी वालों से बचाया और धीरे से मुझसे बोला मेरा भी यही हाल होता है। तो एक दोस्ती है ना, आप एक ही धरातल पे आ गए, एक ही जगह आ गए, तो एक दोस्ती के मैं अच्छा महसूस करने लगी कि पुरी साहब बचाते। ऐसे धीरे 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 एक अच्छी दोस्ती, और फिर दोस्ती कब प्रेम में बदल गई। माने ऑर्गेनिकली दोस्त से आप प्रेमी बन गए जी, या उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी पुरी साहब को आपकी ओर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, वो ग्रेजुअली और दोनों तरफ से धीरे 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 दोस्ती। विधु विनोद चोपड़ा साहब भी, हाँ, आपके दीवाने थे, आपसे माने बहुत बहुत प्रेम करते थे। बहुत हाँ? अच्छे दोस्त, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप रिलेशनशिप में थी विधु विनोद चोपड़ा से? हाँ ये कब था, पुरी साहब के मिलने के बाद? हाँ, पुरी साहब, जब पुरी साहब से टूट गया तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। पुरी साहब का मेरा पता नहीं क्या कार्मिक है, क्या है कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो हुआ। तो विनोद ने बहुत उस समय बहुत हिम्मत दी। विनोद भी अपने किसी टर्मोइल से गुजर रहा था, और हम लोगों की दोस्ती जो थी ना, वो ऐसी थी और है जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं सच बोल रही हूँ, कि एक दूसरे को मारना, थूकना, एक दूसरे बच्चों वाला जो था ना, और वो मैं तो उससे कहती हूँ कि आज भी हमारे अंदर वो बच्चा मौजूद है, वो मासूमियत, वो स्नेह और सब। तो आपका जो रिश्ता था पुरी साहब से टूटा और आप विधु विनोद चोपड़ा के साथ समय बिताती थी, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है, जिनको समझ आता है कि आप पे क्या बीत रही है। उस वक्त आपका रिश्ता क्यों टूटा पुरी साहब से? आपने कहा वो तो आते नहीं हैं, नहीं नहीं, जानते हैं। पुरी साहब से रिश्ता मेरे से नहीं टूटा, मेरी तरफ से कभी नहीं टूटा, उनसे रिश्ता मेरी तरफ से कभी नहीं टूटा। मैं दिल्ली में थी, वो यहाँ थे, तो उनकी लाइफ में कोई और महिला आ गई, वो साथ रहने लगे थे और मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए पुरी साहब आए नहीं हैं, तो मैं तब अनुभव, मुझे दिल्ली में थी मैं। पर आप उस वक्त रिश्ते में थी पुरी साहब के साथ? जी,
और हाँ, आपको पता नहीं था कि कोई और भी था उस समय उनके साथ? आ गया होगा उस बीच, क्योंकि वो बॉम्बे में थे। तो बहरहाल जब मैं यहाँ आई तो मैं एक अपनी सहेली के साथ वो आ रही थी बॉम्बे, तो मैंने कहा मुझे पूरी साहब का बर्थडे, दिनों से चिट्ठी-विट्ठी कुछ नहीं आई है। यहाँ आई तब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, तो अन्नू भैया मुझे 500-600 रुपया महीना भिजवाते थे और बेचारे खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे। और तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं पूरी साहब से मिलने आई हूँ ना, मैंने कहा कि लेके आइए मुझे, है ना। यहाँ पूरी साहब ने मुझे बोला कि मैं तो उनके साथ रहता हूँ, हम लोग शादी करने वाले। तो मैं तो मतलब अच्छा, मेरा जो वो इतनी बड़ी कमज़ोरी है मेरी कि मैं कोई भी चीज़ लड़ नहीं सकती हूँ, ख़ास तौर से रिश्तों के लिए ना मेरे में वो काबिलियत है ही नहीं कि मैं लड़ के कहूँ कि आपने ये किया, आपने वो किया। मैं तो चुपचाप चली गई थी। तो तब मैं बहुत उसमें चल रही थी, तब इत्तेफ़ाक़न विनोद वहाँ पर रंजीत भाई के घर आए हुए थे और वो फ़िल्म बना रहे थे खामोश, तो ऐसे दोस्ती हुई। क्या विदु विनोद चोपड़ा जी का जो रिश्ता था आपके साथ, ऑब्वियसली आप लोग दोस्त थे, अच्छे दोस्त, उसमें जब आप प्रेमी बन गए थे, वो रिबाउंड था आपका? क्योंकि आपका रिलेशनशिप टूट रहा था। अब देखिए, अब उन शब्दों को आप उन चीज़ों को शब्द दे सकते हैं, लेकिन उस वक़्त हम किसी भी रिश्ते में जब जाते थे, तो बहुत साइकोलॉजी पढ़ के नहीं जाते थे, हो जाता था। आप आप आपको एक कंधा चाहिए होता था, उनको भी एक कंधा चाहिए होता, और एक रिश्ता, मेरा कभी भी कोई रिश्ता पहले नहीं बना है और दोस्ती बाद में, ऐसे नहीं हुई है। पहले रिश्ता मेरी बहुत दोस्ती हुई है, दोस्त हुए हैं, और दोस्त जो है, मित्र जो है ना, बुद्ध ने कहा है ना, ये मैत्री का युग है। तो वो दोस्त, शुक्र है कि हमारी दोस्ती हुई। वो रिश्ते तो टूट जाते हैं, दोस्ती कभी नहीं टूटती, वो आज भी बरकरार है। जब आप विदु विनोद चोपड़ा जी के साथ थी, क्या आप घुटन यानी स्टाइफल्ड फील कर रही थी रिलेशनशिप में? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको उसमें लिया है। अम, देखिए क्या होता है कि सबका अपने जो रिश्ते टूटते हैं उनमें अलग-अलग रिएक्शन होते हैं। मेरा रिश्ता टूटा, मैं और इंट्रोवर्ट हो गई, अपने अंदर चली गई। उसका टूटा, वो पॉसेसिव हुआ होगा। ये नहीं है कि वो उसको आज भी पॉसेसिव रहे। वो वक़्फ़ा ये था। दूसरा क्या था कि पुरी साहब पॉसेसिव तो था वो, लेकिन ना मैंने पुरी साहब को जो प्यार किया था, वो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इसको वो स्नेह नहीं दे पाऊँगी, वो प्रेम नहीं दे पाऊँगी। विदु जी को? हाँ, और पुरी साहब हमेशा मेरे लिए ये रहे कि अ, बीच में वो आए, उन्होंने भी, पुरी साहब ने भी कमेंट किया था कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जबकि विनोद तो बहुत सुंदर था, मतलब जो बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर था, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं शायद इस रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए हमारे घरवाले भी राज़ी थे मैरिज को, विनोद भी चाहता था, लेकिन मैंने मना किया। मना करने का क्या बेसिस था? मना करने का ये बेसिस था कि कुछ अब मत पूछिए। अब इतना लिखा है, इतना दिल से बोल रही, बोल दीजिए। अभी तो आप लोग अच्छे दोस्त हैं ना? अभी तो नहीं, दोस्त, अभी थोड़ी दोस्ती में दरार ही होगी क्योंकि आपने ये कहा है। नहीं, नहीं, लेकिन इतना बोल दिया, ये भी बोल दीजिए। नहीं, क्या था कि मैंने उससे कुछ बातें छुपाई थी पुरी साहब और मेरे रिश्ते को लेके, कि किस हद तक चले गए थे रिश्ते। तो हिम्मत नहीं होती थी मेरी उससे बोलने की कि हमारे रिश्ते यहाँ तक चले गए। तो मुझे ये लगा कि मैं अगर शादी करूँगी तो मैं पूरी ज़िंदगी इसके साथ झूठ नहीं बोल सकती। मेरा दोस्त है,
आप 1-2 दिन को किसी के साथ झूठ बोल, मैं आपसे आज झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे भाई हैं, मेरे साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं या मेरे मित्र हैं और ये रिश्ता बहुत लंबा है, तो मैं नहीं झूठ बोल सकती। कोई भी रिश्ते का फाउंडेशन झूठ नहीं हो सकता, नहीं हो कभी सकता, और मैं हमेशा शर्मिंदा रहूँगी, मैं एक चीज़ छुपाती रहूँगी हमेशा। इतनी मुझ में समझ थी। इस वजह से मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, ये मैं न्याय नहीं कर पाऊँगी इस रिश्ते को। शुक्र आपने उनको बोला ये कारण अब क्यों? बोला है। अब बोला है, माने इतने सालों बाद? उसने पढ़ा तो बोला ये कारण था। तो माने इतने साल में उनको पता नहीं था कि ये कारण था? हाँ। तो क्या कारण दिया आपने उनको उस वक्त? मैंने कहा कि, उसने कहा कि डू यू लव मी, मैंने लिखा, तो मैंने कहा यस। विल यू मैरी मी, मैंने लिखा नो। ये लिखा माने पेपर में? पेपर पे, बच्चों की तरह। एक्सचेंज कर रहे थे आप लोग? नहीं, बीच पे थे तो एक पेपर पे डू यू लव मी, मैंने कहा यस। विल यू मैरी मी, मैंने कहा नो। तो फिर क्या था उनका रिएक्शन? नो पे बीच पे बगल में बैठे थे? हाँ। तो फिर क्या, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने? चश्मा देखा उसने, चुप रहा, क्या बोले? उसके बाद कुछ नहीं बोले? अब भी बोला ये था तेरा। तो उसके बाद वो तुरंत चले गए वहां से आपकी लाइफ से, कि थे एज अ फ्रेंड? नहीं, एज ए फ्रेंड थे। ना के बावजूद? हाँ जी, दोस्त मित्र रहे, वो आज भी हैं हम। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और अंगार मचाओ। और फिर आप वापस पुरी साहब के पास चली गई? पुरी साहब आ गए, मैं वो नहीं गई। आपके, मैं नहीं गई। और उसके बाद शादी हो गई आप दोनों की? नहीं, उसके बाद तो समय लगा, मतलब हमारा जो भी रिश्ता है वो 11 साल तक रहा। उसके बाद मुझे याद है कि मेरे फादर नहीं रहे थे, तो मैं झालावाड़ आई हुई थी माताजी के पास। तो पुरी साहब आ गए थे अपने फादर को लेके, भाभी बच्चों को लेके, भाभी के बच्चों को लेके, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं शादी करनी है। बाऊजी भी उनके जो बाऊजी, पुरी साहब के बाऊजी, मम्मी से बोले। मम्मी ने कहा अभी तो बाऊजी को गए 6 महीने भी नहीं हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन उन्होंने ज़िद की और हमारी वहाँ एंगेजमेंट हुई। ये 89 की बात है। तो एक एंगेजमेंट हुई और तुरंत फुरत पता नहीं क्या ये था कि सबको बुलाओ, ये करो वो करो, और बाऊजी ने कहा मैं अभी जब तक हूँ। तो एंगेजमेंट हो गई और अन्नू भैया कहीं शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों घरों में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो वो बहुत नाराज़ हुए थे कि मेरी बहन की एंगेजमेंट हो रही है जो मेरी सबसे प्रिय है, और मुझे किसी और के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है कि तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट हो गई। इतनी इन्होंने उजलत मचाई थी, इतनी जल्दबाजी मचाई थी। शादी से पहले उन्होंने कन्फेस किया था कि उनका एक रिलेशनशिप था विद अ मेड। उन्होंने आपको बताया था उसके बारे में? शादी के एकदम पहले बताया था। बताया था, ओपनली बोला था आपको इसके बारे में? आपका रिएक्शन क्या था जब उन्होंने कहा था ये? मेरे लिए बहुत सारे कार्ड बच चुके थे। रिसेप्शन था झालावाड़ जैसी छोटी जगह पे, जहाँ मेरी माता पिता की बहुत इज्जत थी। छोटा सा टाउन है वो। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बात करनी है। आके 2-3 दिन पहले सारे लोग ठहरे हुए थे, तो फरत भाई की गाड़ी लेके आए थे वो।
चलो, तो नदी पे ले गए थे, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया। तो मेरे लिए पहली बात तो मेरी मदर बहुत नाराज़ हुई, कह रहे भाई अभी शादी हो रही है, तुम उनके साथ घूम रही हो। भाई ट्रेडिशनल सी जो होता है ना कि ठीक है तुम्हारा अफेयर है, सब है, लेकिन झालावाड़ में तो अब मैं अपने उससे गुजर रही थी कि मैं क्या करूं। अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक दिन पहले ही बोलूं मैं शादी नहीं करूंगी। आज की बच्चियां बहुत हिम्मती हैं, वो तो फेरों के वक्त बोल देती हैं कि नहीं करनी है ये। लेकिन हमारे सामाजिक जो दबाव होते थे ना, माता पिता की इज्जत, भाइयों का दुख, वो तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए था। ये सुन के मेरी समझ में नहीं आया इन्होंने अभी क्यों बोला। शायद पहले बोलते तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती। खैर, क्या आपको लगा उन्होंने उस वक्त बोला था क्योंकि उनको मालूम था कि आप बैक ऑफ नहीं करेंगी, शायद इसलिए बोला उन्होंने? शायद और अपने गिल्ट कॉन्शियंस के लिए उन्होंने बोल दिया कि बोल मैंने दिया। बोल दिया है, हाँ, और उनको ये भी मालूम है कि आप बैक ऑफ नहीं करेगी, ये फिर लास्ट में था। फ्यूडल मेल जो है ना, वो महिलाओं के साथ ये है। मैंने इतनी कहानियाँ भी पढ़ी हैं कि वो कह देते कि हमने तो बोल दिया था अपने रिश्ते के बारे में। क्या आपको लगा ये माइंड गेम था? नहीं, गेम वेम तो मुझे नहीं लगता है कि पुरी साहब गेम वेम खेलने वाले पुरुष थे। लेकिन चीज़ों को वो बहुत सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाते थे जैसे करना चाहिए, और उस वजह से ना चाहते हुए भी दूसरा हर्ट होता था। अगर सोसाइटी का माहौल वो नहीं था जो उस वक्त था, जैसे आज का दौर होता, और पूरी साहब ने यही बात इस दौर में आपसे कही होती कि मेरा रिलेशनशिप था मेड के साथ शादी से एक दिन पहले, आप ना कह देती? शायद मैं ना कह देती, शायद मैं ना कह देती और कहती कि मुझे वक्त चाहिए, इसको कैसे हज़म करूं। आपने एक ईमानदारी से एक चीज़ तो बोली है, लेकिन वो ईमानदारी ऐसे समय बोल रहे हैं आप जब दूसरे को वक्त ही नहीं है कुछ सोचने समझने का, कुछ निर्णय लेने का। सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता में आ गया पैट्रिक स्वेजी, डेंजरस जोन। हाँ, पैट्रिक स्वेजी डर्टी डांसिंग के सुपरस्टार। मेरे को उनका एक चीज़ बहुत अच्छी, मेरे को बड़ा गर्व होता है। उन्होंने पूरे साहब से कहा था कि वो बुद्धिस्ट थे शायद, पैट्रिक स्वेजी और बुद्धिज़्म में प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने पुरी साहब से कहा कि उस समय थोड़ी मासूम लगती थी, और पुरी साहब का नंदिता अभी से। भी मासूम लगती हैं आप, अच्छा, दिल से कह रहा हूँ, अच्छा। दिल से हंसती भी हैं आप, बहुत बहुत मासूमियत के साथ। तो क्या उन्होंने क्या कहा कि ओम, आपकी वाइफ का चेहरा ना वो लिटिल बुद्धा से मिलता है। तो उन दिनों पुरी साहब क्या है, नंदिता से अफेयर हो गया था वहाँ पे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि बोले, तो वो बोले, कहने लगे टायरेंट है टायरेंट। मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रहे? तब तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ अंदर खाने क्या चल रहा है। मैंने कहा ये इनको खुश होना चाहिए, इनकी बीवी की इतनी तारीफ कर रहा है कि इतना लिटिल बुद्धा लगती है आपकी वाइफ, कि सिंपल रहती थी, बहुत ये रहती थी। तो उनका बेचारे चले गए, लेकिन मुझे लिटिल बुद्धा कह के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस समय लोग कह रहे थे कि कैसे ओमपुरी साहब इंटरनेशनल फिल्म सिटी ऑफ जॉय में काम कर रहे, पैट्रिक स्वेजी के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉलीवुड में, बहुत बड़ी बात थी, बहुत चर्चे में थी। बट सिटी ऑफ जॉय गिव यू सैडनेस। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को हिला के रख दिया था सिटी ऑफ जॉय ने। एक्चुअली मेरी शादी के बाद तो बहुत अच्छा सब था। पुरी साहब को पद्मश्री मिल गई थी, 2 महीने बाद हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे। पुरी साहब को नरसिम्हा मिल गई थी। पुरी साहब बड़ी बड़ी फिल्मों में मेन रोल करने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था। और वहाँ पर सिटी ऑफ जॉय के दौरान का जो भी, क्योंकि मुझे मेरे
मेरा एक सीरियल था, वो बहुत अच्छा चला था। कौन सा सीरियल था? किले का रहस्य, डीडी था तब तो, जी। दूरदर्शन ही अकेला था। तो किले का रहस्य एक सीरियल आता था, थ्रिलर सा बनाया था मैंने। पपेट थिएटर से निकलने के बाद ना मैंने वहीं से 86 में दूरदर्शन में डाला था और वो ओके हो गया था। तो वो सीरियल के बाद ये था कि आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, तो मुझे कभी ये नहीं था कि काम छोड़ दूं मैं, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी भर काम ही करती रही। मैं 7th में थी और 7th के ट्यूशन पढ़ाती थी, तो काम तो मैं हमेशा करती रही, तो उसके सिलसिले में मुझे रुकना पड़ा था। अब वो वहाँ पर अफेयर हो गया, तो मुझे मालूम है कि रेनू सलूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, विदु की फर्स्ट वाइफ, एडिटर थी बहुत बड़ी। तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि सबको सुधीर ने और इन्होंने, सुधीर मिश्रा ने बताया होगा रेनू को या और लोगों ने, कि वहाँ उन लोगों ने बताया होगा कि इस तरह से ये आके वहाँ पे रुकती है उनके रूम में। और ये इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ये फेज़ होता है, सब ये चीज़ जानते हैं कि थोड़ा बहुत चलता है ना, तो लोगों ने मुझे नहीं बताया। ये इसको इस तरह के रिश्तों को वो लोगों ने सोचा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैरिड है, चलता ही रहता है लोगों का। और फिर उसके काफ़ी समय बाद मुझे पता लगा कि कैसे पता चला आपको? मैं दिल्ली गई हुई थी, दूरदर्शन में मेरी मीटिंग थी, तो पुरी साहब का वहाँ फ़ोन आया, तो कहने लगे कि मेरी लाइफ में कोई आ गया है। तो मैं समझी कि ये मेरे जिन मित्रों के यहाँ मैं ठहरी हुई थी, वो बोली, कहने लगी कि अरे ये है ना, अटेंशन सीकर होते हैं मर्द ना, अटेंशन के लिए ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा नहीं पुरी साहब, आपको एक टोन से चीज़ें मालूम पड़ती हैं। मैंने कहा नहीं, वो मजाक नहीं कर रहे थे, कुछ गड़बड़ है। तो बोले मेरी लाइफ में कोई आ गया ऐसे में। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले डिवोर्स। मैंने कहा क्या क्या बोल रहे हैं पुरी साहब, मैं आ रही हूँ बॉम्बे। फिर उसके बाद जब मिले तो नॉर्मल कुछ वो ही नहीं, तो मुझे लगा कि सच में वो है, लेकिन वो सच में नहीं थी। फिर दीव गए हम, श्याम बाबू की शूटिंग थी, स्वाध्याय या उसका नाम बाद में बदल दिया था। तो दीव में थे, तो पुरी साहब शूटिंग पे चले गए, तो मैं उनके वो कपड़े सब वो कर रही थी, तो उसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ थी। तो वो मैं, नंदिता की चिट्ठियाँ थी, उसमें बहुत प्रेममय चिट्ठियाँ थी। तो अब तो इतनी भारी नहीं लग रहा है बोलना, लेकिन उस समय तो बहुत तकलीफदेह होता है। तो इस तरह से। तो फिर आप दोनों का डिवोर्स हुआ? हाँ। आप डिवोर्स देना चाहती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्पाइट उनका अफेयर होने के बावजूद? इसके बावजूद मैं चाहती थी कि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और उनको मालूम था प्रेग्नेंट थी? जी, बहुत अच्छी तरह मालूम था। और वो जो प्रेगनेंसी की खबर थी, वो नंदिता के लिए बहुत इनसिक्योरिटी पैदा कर रही थी, और इस वजह से वो मेरे सामने ही फ़ोन आते थे नंदिता के, और पुरी साहब बात करते थे, और मतलब परिस्थिति पे बहुत नाराज़ होते थे। इट्स ए वॉर और ये और वो, और मैं चाहती थी कि चीज़ें लड़ाई ना हो, मैं उससे घबराती थी। क्योंकि क्या होता है कि अब मैं उसको समझ सकती हूँ कि जब पति पत्नी के बीच में दूसरी औरत आ जाती है तो झगड़े ना हो, पति चाहता हो जिससे उसको एक बहाना मिले चीज़ों को ख़त्म करने का। तो मैं नहीं चाहती थी कि झगड़े हों, क्योंकि जो काम करने वाली है उसकी आंखों में बड़ी चमक दिखती थी मुझे कि अच्छा है यहाँ पे हो रहा है। उसको ये नहीं मालूम था कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले, जब वो आ जाएगी तो ये निकाली जाएंगी, ठीक है ना।
तो बहरहाल तो वो सब चीज़ें हो रही थी, तो मुझे जब ज़्यादा बहुत होने लगा और मुझे लगा पुरी साहब ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उधर से वहाँ से नंदिता का रोना धोना शुरू हो गया। तो फिर एक रात मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कितने महीने आप प्रेग्नेंट थी, इफ़ यू रिमेंबर? जब मैं घर से निकली थी तो वो तीसरा मंथ था मेरा, तीसरा रहा होगा, 3.5। और जब मैं अन्नू भैया के पास पहुंची और मुझे ये डर था कि अन्नू भैया अगर लड़ेंगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। मुझे तब तक उम्मीद थी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे क्या लगा कि मैं दूर जाऊंगी तो इनको याद आएगी। होता है ना, दूर जाने से आपको याद आती है कि भी सीमा की याद आ रही है। और वो असेसमेंट मेरा गलत हो गया और मैं अन्नू भैया के पास आई। मैंने उनसे कहा अन्नू भैया से कि अन्नू भैया कुछ पूछिएगा मत, मेरे झालावाड़ का टिकट करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैं कपड़े भी लेके नहीं आई थी, अन्नू भैया के ही कपड़े पहनती थी, उनका ही पजामा और वो ना जो वो था। और उसके बाद 3-4 दिन बाद मेरा टिकट रिजर्वेशन हो गया, मैं झालावाड़ आ गई। मैंने कहा माँ मैं आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। अन्नू भैया ने कहा कि हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। फरद भाई ने कहा मैं सारे प्रॉपर्टी बेच दूंगा। भाभी ने कहा हम गहने बेच देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, आसान नहीं करेंगे। और आसान होती भी नहीं है, मालूम है आपको। अगर आप लड़े तो 25-25 साल तक केस चलता है। पुरी साहब ने खर्रा भिजवा दिया मेरे झालावाड़ जाते ही 2 महीने के अंदर। पिटीशन में इतने गंदे इल्ज़ाम वो करके ही मैं तो दहाड़े मार मार के रोने लगी। पुरी साहब ऐसा बोल रहे, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे, एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा रहे, बच्चा मेरे, जी बच्चा मेरा नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा रहे। मैंने कहा पुरी साहब कैसे हो सकते हैं ऐसे, जो किसी महिला के बारे में कभी गलत बोलते नहीं, मेरे बारे में, मैं उनकी अपनी। फिर मैंने अन्नू भैया वगैरह से नाराज़ हुए। अन्नू भैया भी, अन्नू भैया के सारे दोस्त जो बड़े बड़े, आज भी बहुत बड़े नाम हैं, उस वक्त भी उनका नाम हो गया था। उन लोगों ने सब ने कहा कि सीमा तुम गलत कर रही हो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक वकील तो ये ले आए थे कि हम 3 दिन तक इनको जेल में वो करेंगे, तुम्हें बस ये बोलना है कि इन्होंने मारा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने माँ से कहा माँ मैं पुरी साहब पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। जो भी लड़ाई होती थी वर्बल जो है ना, वर्बल से मतलब मैं तो खामोश ही रहती थी क्योंकि अवॉइड कर रही थी मैं कि चीज़ें ना बिगड़ें। इसीलिए मैं निकल भी आई कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। तो गलती हो जाती है, नहीं जाना चाहिए था, शायद चीज़ें ठीक हो जाती और शायद बहुत ही ख़राब हो जाती, मुझे नहीं मालूम, है ना। तो फिर मैंने माँ से कहा, मैंने कहा माँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है। लड़के हम क्या हासिल करेंगे, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लड़ाई से तो आप प्रॉपर्टी हासिल की जा सकती, इंसान हासिल नहीं किया जा सकता लड़ाई से। तो मैंने कहा, अन्नू भैया जबकि राज़ी नहीं थे इस बात के लिए, तो मैंने कहा ठीक है म्यूचुअल कर लेते हैं। तो आपने एलिमनी कुछ नहीं दी? एलिमनी उन्होंने दी, 6 लाख रुपए दिए थे। वन टाइम? जी 6 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मेरी मदर ने और अन्नू भैया ने हमारी शादी के लिए बहुत सारे कर्ज़े लिए थे। पुरी साहब ने वहाँ पे एक ज़मीन ली थी जिसका बहुत सारा पेमेंट बाकी था। उसमें उन्होंने जिनसे ज़मीन ली थी उनसे कुछ बाउंड्री बनवाने के का बोल दिया था, और संतरे के उसमें बहुत सारे कोई 700-800 पौधे थे, वो लगाने का बोल दिया था। तो उसके बहुत सारे खर्चे उस आदमी ने कर दिए थे। तो फरद भाई ने कहा, अगर मैं नहीं ले रही थी, उन्होंने कहा अगर ये नहीं लिया तो माँ कहाँ से चुकाएंगी। माँ ने ऑलरेडी स्कूल से कर्ज़े ले लिए थे शादी के लिए, और अन्नू भैया ने भी लिए हुए थे, तो कहाँ से चुकाएंगी। दूसरा, मुझे अच्छी तरह याद है अन्नू भैया ने 5,000 रुपये यश चोपड़ा जी से लिए थे मेरे वकील को देने के लिए। उनके पास उतना भी पैसा नहीं था।
आज भी बाद में उन्होंने चुका दिए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं और कर्जे में डालूं, तो मैंने अपना जो भी ईगो कह लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, मैंने वो पैसा स्वीकार किया और उनके पेमेंट हुए हैं। ये था। सीमा जी, ओम जी नंदिता जी के साथ इन्वॉल्व थे, आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे, शादी हो रही थी, हो चुकी थी। क्या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से वो एक कंपेनियनशिप कहीं और सीख कर रहे थे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। जब पुरी साहब वापस आए तो वो भी खुद बोल रहे थे। आप लॉजिक ज़रा सा सोचिए, 11 साल आप एक रिश्ते में रहे, एक दोस्ती रही, एक पहचान रही, पारिवारिक एक रिश्ता रहा। 90 में आपने शादी की, 91 में ऐसा नया क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? मेरी तो कुछ आज प्रॉब्लम नहीं था दोनों के बीच में? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, सिवाय इसके कि वो वहाँ पे किसी महिला के साथ सो गए, और वो रिश्ता बहुत बड़ा, क्योंकि पता नहीं है, ये तो पूरी साहब ही बता पाएंगे कि क्या हुआ होगा। और फिर उस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आई कि वो दोबारा आ गए। तो जब माफी उनकी मांगते हुए। शादी हुई नंदिता जी के साथ, जो हम लोग को सुनने में आया था जी। कि वो नंदिता जी के साथ थे, बट आपके साथ उनका वापस रोमांस शुरू हो गया था, ये सच था? नहीं, कैसे मतलब? नहीं माने, जैसे वो इन्वॉल्व थे नंदिता जी के साथ, शादी हो चुकी थी नंदिता जी के साथ, उन दोनों की 93 में उन 93 दोनों में के हमारा बीच डिवोर्स हुआ। 92 में या 93 में ही पुरी साहब ने पिटीशन भेजी थी। 90 में हमारी शादी हुई, 91 में ये इनकी लाइफ में आई, सिटी ऑफ जॉय की। और 93 में पुरी साहब ने डिवोर्स के लिए भेजा। 92 या 93, मुझे ठीक से याद नहीं। और उसके बाद 93 में मुझे याद है उस दिन कर्फ्यू लगने वाला था 12 बजे, और हम लोग कोर्ट में थे और जज को भी जाना था 12 बजे से पहले, ऐसा कुछ था। जल्दबाजी थी सबको, मुझे छोड़ के सब जल्दबाजी में थे, और मुझे लग रहा था कि टाइम यहीं पे रुक जाए। तो 93 में ही हमारा डिवोर्स हुआ। 93 में ही शायद इन लोगों ने शादी की, क्योंकि पुरी साहब वहाँ से फ़ौरन गए थे नंदिता के पास खुशखबरी देने कि भाई हो गया डिवोर्स, और इन लोगों ने शादी की। शादी, ये तो मुझे वो भी दे रहे थे, एक उनका फ्लैट एक और था पायल में, मैंने वो लेने से ना मना कर दिया। पूछिएगा अनुभव से। अनुभव ने कहा क्यों, स्त्री को तो भाई शादी की है तो छत तो मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिया था उनका। वो शायद 2 फ्लैट थे उनके पास, मैंने नहीं लिया था। तो बहरहाल जो भी है, मैं कोई इसमें महानता नहीं बता रही हूँ अपनी कि मतलब, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं मेरा ये नेचर है। नहीं, पर मेरा ये कहना है कि जब वो नंदिता जी के साथ थे, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये अभी की बात बता रहे हैं आप? अभी से मतलब अभी ये 2005-6 की शायद। हाँ, अच्छा, तो मैं समझी वापस उसी समय की नहीं, आप ना। फिर वो आपके साथ इन्वॉल्व थे उस दौरान जब उनके प्रॉब्लम चल रहे थे नंदिता जी के साथ इन देयर मैरिज? देखिए क्या है, उनका जो शुरुआत हुई वहाँ से हुई। एक रात उनका फ़ोन आया मुझे, वो लंदन में थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, और उन्होंने आधी रात के करीब फ़ोन आया मुझे, और उन्होंने कहा सीमा मुझे माफ़ करोगी? तो मैंने कहा ऐसे क्या, क्यों बोल रहे हैं आप? बोले ओम बोल रहा हूँ, माफ़ करोगी? तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं, मेरा सुबह ऑपरेशन है और मैं लंदन में हूँ, और मेरे साथ और कोई नहीं है, सिर्फ उनका सुनील गौड़, उनका सेक्रेटरी है, वही है। मैंने कहा आपके साथ घर का कोई नहीं है? मेरे लिए थोड़ा ये स्ट्रेंज था, क्योंकि हमारे तो अन्नू भैया का छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ था, हम भय 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 रो रहे थे। हमारा तो पता नहीं क्या है, हम लोग इतने इमोशनल है कि
ब्लड मेरे छोटे भाई का वो टेस्ट के लिए ले रहे हैं, मैंने ऐसे मुंह कर दिया कि उसको वो चुभेगी सुई। खैर तो उन्होंने वहाँ से मुझसे माफ़ी मांगी थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने उनको सांत्वना दी, मैंने कहा ईश्वर सब ठीक करेंगे और ये वो। मैं लिटरली मैंने उसके बाद महामृत्युंजय पाठ भी करवाया था कि भाई उनकी तबीयत, उसके बाद कुछ महीनों तक कोई उनका आया नहीं, पुरी साहब को कोई ना मैंने किया। तो उसके बाद एक दिन वो आते तब मम्मी थी, तो कॉलर वॉलर लगा है, कुछ 5-6 महीने बाद शायद आए थे, और वो सिलसिला फिर उनका आने का धीरे धीरे शुरू हुआ। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की जो तकलीफ़ दी थी उनके लिए भी, इस वजह से वो रिश्ते से बाहर हो रहे होंगे। आप लोग दोस्त थे उस वक्त जब जी। वो तकलीफों से गुजर रहे थे? जी कि आप लोग वापस इन्वॉल्व हो गए थे एज अ कपल? नहीं दोस्त थे। थे। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि इन्वॉल्व वो होने, देखिए क्या होता है कि इन्वॉल्व से मतलब आप एकदम बेड पे ही थोड़ी कूद जाते हैं कि हम उस दौर के नहीं हैं भाई, हम बहुत गंभीर होते सब कोई भी रिश्ते के लिए, जाके फट से वो थोड़ी हो जाते जो अंग्रेजी फिल्मों में दिखाते। हाँ, कि वो मिले और वो चले गए। अरे भाई क्या है, रिश्ते की कोई गरिमा होती है, रिश्ते में आप, और फिर जब आप तकलीफ से गुजर रहे होते उस वक्त आपको बेड नहीं सूझता है, आपको उस वक्त कंपेनियन, और जिस एज में हम चल रहे थे, जिस एज में वो आए हैं, आप एक आदमी बुखार में आया है, वो पहले आप क्या चाहेगा आपसे? आपसे मेडिसिन चाहता है, वो सांत्वना चाहता है, ना कि वो कुछ और चाहता है। इतने बड़े आदमी थे वो, तो 50 यंग लड़कियां मिल जाती हैं अगर उनको उल्टी सीधी चीज़ें करनी होती तो। एक बूढ़ी औरत के पास क्यों आए वापस? नहीं, मेरा ये कहना आप लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व थे उस वक्त? नहीं थे। तुम्हारे जब उनकी शादी थी नंदिता जी के साथ जो चल रही थी, इश्यूज थे, आप लोग दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें अलग होती हैं और फिर वो गंभीर हुए, क्योंकि नंदिता अपनी कुछ सहेलियों के साथ वो लड़ने आ गई थी मेरे घर, और जिसमें वो कुमार शानू की वाइफ भी थी, जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि वो तो बाकायदा तो तोड़ फोड़ वाली है। और तो पुरी साहब भी घर में थे, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, तो कहने लगे सीमा, उन्होंने झांक के देखा लिफ्ट ख़राब थी, भगवान का शुक्र है। लिफ्ट खराब, तीन महारानियां ऊपर चढ़ रही हैं, मैंने झांक के देखा, और नंदिता, उनकी एक साथी वो थी रीटा, और एक नाम भूल रही, माला का नाम था शायद, ऊपर चढ़ रही हैं। मैं अंदर आई एकदम चूहिया की तरह अंदर पूरे। मैंने कहा पुरी साहब, अपन हर लड़ाई लड़ सकते, ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये 3 औरतें बाल पकड़े हुए, और ये, मैंने कहा ये लड़ाई मैं नहीं लड़ सकती। तो वो भी घबरा गए, क्योंकि वो ऐसे काँप रहे थे, क्या करें सीमा, क्या करें? मैंने कहा क्या करें, आप भुगतिए, मैं भाग रही हूँ। मैंने चाबी उठाई, गाड़ी थी मेरे पास, तो लिफ्ट ख़राब थी। मैंने कहा ये अच्छा है, अपन सीढ़ियाँ चढ़ गए, 6ठी फ्लोर से छत पे से ये माने सॉरी हिंदी फिल्म का सीन है मुझे। तो आप टेरेस से दूसरे टेरेस पे गई ताकि हाँ, दूसरे बिल्डिंग से लिफ्ट से नीचे आए? लिफ्ट से नीचे आए, गाड़ी उठाई और सीधी अपनी एक दोस्त है मनीषा जी, विमल कुमार हैं, उनके पास। मैंने कहा जल्दी है। बोले मैं नाइटी पहनी हूँ, सुबह का टाइम। अच्छा, 2 बार आके ये नीचे है ना, बड़ी जोर जोर से गाली वाली दे के चली गई थी। तो वॉचमैन ने इंटरकॉम पे फ़ोन किया कि मैडम एक महिला आई हैं और वो ऐसी ऐसी अभद्र भाषा बोल रही, जो भी उसने अपनी भाषा में बोला होगा। मैंने पुलिस साहब से कहा, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो हमने कभी सीन देखा नहीं,
न घर में देखा ना बाहर देखा, ये कैसे, ये क्या सीन है? बोले नहीं सीमा ये तो है। मैंने कहा आप जाइए, आप संभालिए, आपके पाप कर्म है, आप जाके उनको हैंडल कीजिए। तो वो बेचारे नीचे गए, नीचे जाके उन्होंने जो भी उनको सांत्वना दी होगी पुलिस साहब ने। इस बीच मैंने मनीषा जी के लड़के को फ़ोन कर दिया। मैं कहा सनी तू आ जा, और वो ले आ कैमरा, उसके पास था, उसमें तू शूट कर लेना कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों इतनी गाली। अब मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग हो गया, जिस बिल्डिंग में मैं इतने सालों से किराए पे रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो एक अकेली महिला की एक इज्जत होती है, एक तो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है कि ये तो बिल्कुल ही सड़क छाप लड़ाई वाली बात हो जाती है। बिल्कुल आप गाली गलौज कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, लोग खिड़कियों से झांक रहे। तो मैंने पुरी साहब गए, जो भी बोले नहीं सीमा मैं समझा आया हूँ, और सर पकड़ के बैठ गए, चाय पिलाओ। मैं चाय बनाने लगी तो दोबारा से फ़ोन आ गया कि जलजला फिर आ गया। और अब तो भूकंप के साथ 2 महिलाएं और रणचंडी। और मेरे तो हाथ के तोते उड़ गए। हम तो इतने बहादुर है ही नहीं। तो बहुत डरपोक है। वो छोटी चुईया होती है ना, वो वैसी बन गई। मैंने कहा पुरी साहब मैं नहीं झेल सकती, आप समझाइए करिए। मैंने उठाई चाबी और ये जा वो जा, सीधे मनीषा जी को बुलाया, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस वाले बोले कि जी अभी लेडी पुलिस नहीं आई है। मैं कहा भाई लेडी नहीं आई है तो मैं कैसे लड़ूंगी, 3 महिलाएं, मैं जैसी दुबली पतली क्या करूंगी। अच्छा, अन्नू भैया को फ़ोन करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं अपने इस कीचड़ में उनकी भाषण सुनने में, और मतलब उनकी लाल लाल आंखें देखना मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा भाई पुरी साहब और मेरा मामला है, पुरी साहब शायद बहादुर निकले तो समझ जाएं। बहरहाल मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूँ, इतने में पुरी साहब आ गए। वो पता नहीं कैसे पहले उतर के लंगड़ा के चलने लगे थे ऑपरेशन के बाद, और सीधे वो ड्राइवर से उन्होंने नीचे आके कहा कि पुलिस स्टेशन। मैं बोल के ही गई थी मैं पुलिस स्टेशन जा रही। ये पुलिस स्टेशन आ गए। मैंने इनको देखा तो मैंने कहा लेडी पुलिस तो है ही नहीं कोई यहाँ पे, क्या करें। इतने में ये तीनों आ गई वहाँ पुलिस स्टेशन, और इन्होंने तो वैसे मुझे ऐसे घेर लिया। अब पुलिस वाले ना हेल्पलेस खड़े हुए यूँ। मैंने कहा यार अपन पुलिस स्टेशन में भी सेफ नहीं, ये क्या है। फिर वो तो पुरी साहब ने कहा हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, और मेरे से बोले गाड़ी में बैठो स्टार्ट करो। मनीषा जी को मैंने कहा बैठ जाओ, क्योंकि वो गठिया की मरीज, एक धक्का लगाया तो हमारे साथ तो कोई था ही नहीं। तो खैर वहाँ से निकल आए, और उसके बाद मैंने एक एनसी लिखवा दी थी कि भाई इस तरह से, क्योंकि मनीषा जी के बच्चे का वो जो टेप था ना, ये ऊपर आ गई थी पुरी साहब से बात करने, जब मैं चली गई थी ना, तो वो गायब था। तो मैंने उसमें लिखाया था कि भाई वो कैमरा तो दे जाओ, वो टेप ले लो, कैमरा तो दे दो गरीब आदमी का। तो वो उन्होंने पुलिस स्टेशन भिजवा दिया था कैमरा। तो ये हुआ था साहब हमारे साथ। आपने अपने बच्चा खोया था ना, और पुरी साहब ने आपको कंसोल तक नहीं किया उसके बारे में? नहीं, कंसोल करना तो दूर, 25,000 भिजवाए थे अपने सेक्रेटरी के साथ हाथ से, जो मैंने लेने से मना कर दिया था। तो उनके सेक्रेटरी बोल के आए थे कि आपका यही ईगो तो आपको मार रहा है। उनके लिए ईगो था, हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट था। भाई जो भी है। उनके लास्ट फेज में आप थी? बिल्कुल थी। वो आप ही के साथ थे? मेरे साथ थे, मेरे साथ थे। और वो लास्ट फेज़ जो था हमारी ज़िंदगी का, उसमें हमने बहुत तकलीफ़ें देखी। जैसे कि नंदिता ने बहुत सारे हम पे केसेस किए, मुझ पे, और उन पे भी?
उन पे अलग तरह से, उन पे भी तो किया था ना डोमेस्टिक वायलेंस जो थे, तब मैं झालावाड़ में थी। और वो 7 दिन हम लोग कैसे छुप के रहे हैं बॉम्बे में, मैंने लिखा है किताब में, ज़रूर पढ़िएगा आप। और तो अजीब अजीब तरह के केसेस इन्होंने, एक तो मैंने, अच्छा है, ईश्वर की शुक्र है कि मेरे पास सारे पेपर्स थे, तो मैंने इस किताब में सारे वो लगाए हैं जो जो केसेस इन्होंने किए हैं कि एक गाड़ी बच्चे को फॉलो करती है ना, और वो मेरी गाड़ी का नंबर था और उसकी ओनर है सीमा कपूर। आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं जैसे हम लोग क्रिमिनल हों। हम कौन लोग हैं? क्यों इस तरह से आप दबाव में ले रही हैं? फिर उसके बाद 50 जगह खुद उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में बोल रही हैं। एक वही है कि वो शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वाली बात है। फिर पुरी साहब के बाद ना उन्होंने इंटरेस्ट भी लूज़ कर दिया, उनका वकील आता ही नहीं था कोर्ट में। मैं तो भैया अपनी कमाई करती हूँ, मैं कुआं खोद और पानी पी। आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास ना इतना समय है, क्यों कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं आप ये सब करके? आप बुरा फील करती ईशान के लिए जो नंदिता और ओमपुरी के बेटे हैं, किस मामले में बुरा फील करते हैं? कि इस सिचुएशन में उस पर क्या बीत रही होगी, उसको क्या समझ है इस सिचुएशन के बारे में, क्या हुई होगी? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। 19वें साल में जब ईशान की बर्थडे थी, उस दिन पुरी साहब मुझसे बोले कि मैं ऑकलैंड जा रहा हूँ, वहीं बच्चे के साथ खाना खाऊंगा, और ऐसा होता था कभी वो वहाँ चले जाया करते थे। तो उस दिन अचानक उनका दोपहर में फ़ोन आया, और जब से ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस लगाया था ना इन्होंने, तो इन्होंने हर चैनल पे बहुत ख़राब बातें बोल रही थी उस पे, टीवी पे, एब्सकॉन्डिंग है, इसको पकड़ो, इसका ज़ब्त करो, और ये करो वो करो, और ये सब। और सीमा कपूर ने वहाँ से फ़ोन पे कहा इसको मारो, नंदिता को मारो, और ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं। और पीछे ना वो आस्था या कोई फिल्म का पुरी साहब का वो करके ना, डिफ्यूज़ करके वो सीन चला रहे हैं। मैं झालावाड़ में, इतना एम्बैरेसमेंट होता था कि क्या है, मीडिया को तो चीज़ें वो करने में वो है, आप क्यों इस लेवल पे ला रही हैं? इस लेवल पे आ गए हैं। फिर बच के हम लोग उनकी ज़मानत के लिए, मैंने ज़मानत दी उनकी, भागे फिर रहे हैं। नितिन प्रधान अन्नू भैया के दोस्त हैं, उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या बोलो, इतना ट्रॉमेटिक रहा है ना सब। एक रात तो उन्होंने गज़ब कर दिया, रात में पता नहीं 11 बजे 12 बजे, पुरी साहब को क्या था, स्लीप एपनिया था, वो भी टेस्ट मैंने करवाया। नाक रात में 25-25 सेकंड के लिए सांस रुक जाती थी, तो मास्क वास्क लगा के अपना डिप्रेशन की दवाई खा के सो रहे थे। नंदिता के फ़ोन आ रहे हैं तो नहीं उठा रहे थे पुरी साहब। मैंने कहा पुरी साहब उठा लीजिए, यहाँ लड़ने आ जाएंगी, तमाशे होंगे। हम लोग तमाशे से डरते हैं, वो भी तमाशे से डरते थे ना। तो उन्होंने उठाया तो इन्होंने कहा कि ये बच्चे ने ना 7th फ्लोर से छलांग लगा दी है और मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों को जेल भिजवा दूँगी। पुरी साहब बेचारे वैसे के वैसे वहीं गिर गए बेड पे। मेरे भी तो, मैंने कहा मर गया, क्योंकि पुरी साहब अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, है ना। तो उस दिन पुरी साहब जब गए वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। फिर पुरी साहब ने एनसी लिखवाई थी नेक्स्ट डे।
तो 18वीं बर्थडे ईशान की बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने मनाई थी, ताज में या कहाँ। बहुत 19वीं बर्थडे पे पुरी साहब जब खाना खाने वहाँ जाते हैं तो मैंने उनको जैसे ही मना किया था, मैंने कहा त्रिशूल से कभी मुझे फ़ोन मत किया कीजिए। तो इनका फ़ोन आता है कि सीमा वो ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा, तुम जल्दी से उनको मिश्रा जी को फ़ोन करो। तो मैंने मिश्रा जी को फ़ोन किया, बड़ी देर तक उन्होंने उठाया नहीं, खाना खाने कहीं दुकान पे गए हुए थे। फिर उन्होंने उठाया। पुरी साहब से मैंने कहा आप इतने घबराए हो कहाँ से, कहाँ हैं? बोले मैं ओकलैंड में हूँ। मैंने कहा खाना खा लिया? बोले नहीं तुम बस मिश्रा को भेजो। और बाहर से ना आवाज़ें आ रही थी बहुत तेज़ तेज़, दरवाजे पे लाते मार रहे थे ईशान, और वो उन्होंने टेप किया। वो उनसे पैसे मांग रहे थे कि मेरी बर्थडे पे, और पुरी साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी 1 लाख रुपया दे दिया है, तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है, तो दरवाज़ा खोलो। और उस बीच पुरी साहब ने 2 बार पुलिस को फ़ोन किया था। वो टेप है मेरे पास, वॉइस जो है ना वो है मेरे पास। तो मुझे हमेशा ये लगा कि एक बात बताइए आप, एक 19 साल के बच्चे से एक आदमी जो इतने बड़े लेवल का आदमी है वो क्यों डरा हुआ था, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। तो ईशान के लिए जो फील करना है, ईशान से कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं छीनी थी, ना उससे कोई कंफर्ट्स छीने थे, ना उससे बाप का प्यार छीना था। वो जितना प्यार करते थे और जितना तकलीफ़ें झेल के भी वो बच्चे के पास रहना चाहते थे, उन्होंने कुछ नहीं छीना था। तो जब छीना ही नहीं है तो उसको क्या क्या चाहिए होता है। वैसे भी तो आर्टिस्ट है, वो तो बाहर बहुत रहते ही थे, लेकिन वितंडावाद जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, कि लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए जब आदमी किसी से डिस्टेंस होता है तो वो लड़ाई झगड़े भी तो बच्चे पे बुरा असर डालते हैं ना, नहीं डालते? आप पति पत्नी में अगर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े हो रहे तो वो भी तो बुरा असर डालते, बनिस्बत इसके कि आप थोड़ा डिस्टेंस रख लें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपने उसको डिप्राइव नहीं किया। थैंक यू सो मच सीमा कपूर जी। थैंक यू, आपने इतना अच्छे सवाल पूछे, आपने दिल खोल के बात किया, एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू।